हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, इस वीडियो में आज हम पटना कलाम पेंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीपीएससी मेंस में 66th का जो मेंस होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं। इस टॉपिक से 70 से 80% चांसेस है कि पटना कलाम से इस बार पूछा जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जो भी 65th का जो बीपीएससी का मेंस हुआ था उसमें पाला काल पूछा गया था आर्ट्स एंड कल्चर में, और उससे पिछले वाले में पूछा गया था मौर्य। मतलब 64th में मौर्य पूछा गया था, 65th में पाला पूछा गया है। और तीन ही आर्ट्स एंड कल्चर में तीन टॉपिक ही पढ़ने हैं, तो एक हो जाते हैं मौर्य, एक हो जाता है पाला, और एक हो जाता है पटना कलाम। जो कि मौर्य और पाला दोनों 64th में मौर्य पूछा था, 65th में पाला पूछा है, और तो 66th में ये चांसेस बन रहा है कि पटना कलाम पूछे, और मोस्ट प्रोबेबली पटना कलाम ही पूछेगा। तो इसी टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज पटना कलाम के बारे में ही पढ़ेंगे। पटना कलाम को 3 स्टेज में चर्चा करेंगे: इंट्रोडक्शंस, फीचर्स, और फिर कॉजेज ऑफ डिक्लिनेशन, कि मतलब क्यों वो डिक्लाइन किया था, डिक्लिनेशन का क्या कारण थे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शंस देखते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शंस में ये बात है कि पटना कलाम शुरू क्यों हुआ। अरे, पटना कलाम शुरू क्यों हुआ, मतलब पटना कलाम का पेंटिंग का क्या, एक तरह से कह सकते हैं उसके पीछे का क्या कारण था जो पटना कलाम में या फिर पटना के आसपास आकर पेंटर्स पेंटिंग करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, आपको पता होगा, और आप लोग भी इतिहास पढ़ते हैं तो ये बात आपको पता होगा, क्योंकि मतलब जितने भी आर्ट्स एंड कल्चर्स का ग्रोथ हुआ ना, वो किसी ना किसी डायनेस्टीज़ के वजह से ग्रोथ हुआ है। चाहे गुप्ता के में आर्ट्स एंड कल्चर्स का हो, मौर्य का आर्ट्स एंड कल्चर्स का हो, कनिष्क का हो, गंधार हो, मथुरा हो, या फिर एक जो फिर मंदिर का ही हो, फिर द्रविडियन होता है, नगारा होता है, इशारा होता है, बहुत प्रकार का जो होता है बेशारा होता है। तो इस जितने भी आर्ट्स एंड कल्चर का हो, या फिर पेंटिंग्स का हो, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं स्थापत्य कला का, इन सब का भी जितने का भी ग्रोथ होता है ना, किसी ना किसी डायनेस्टी के समय ही हुआ तो होता है। क्योंकि डायनेस्टी के ही लोग स्पॉन्सर्स करते हैं। उनके जो किंग होते हैं या फिर उनके जो राजा होते हैं, उनको आर्ट्स में रुचि होता है, तो वो लोग अपने रुचि को दिखाने के लिए आर्ट्स या फिर पेंटिंग्स बनवाना शुरू कर देते हैं। मौर्य ने बहुत सारे शिलालेख बनवाए, स्तूप्स बनवाए, मौर्य पिलर बनवाए, तो इस प्रकार के बनाए। गुप्ता ने भी बहुत सारे, मतलब वो गुप्ता के काल का एक तरह से कहा जाता है कि उस समय का जो कांस्य काल का गोल्डन पीरियड माना जाता है गुप्ता को। ब्रॉन्ज काल का गोल्डन पीरियड माना जाता है, मतलब स्कल्पचर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स का गोल्डन पीरियड माना जाता है गुप्ता को। तो ये पटना कलाम का भी फ्रेंड्स उत्पत्ति मुगल शैली से हुआ है। पटना कलाम का भी उत्पत्ति मुगल शैली से हुआ है। पहले एक मोटा मोटी आइडिया ले लेते हैं। पटना कलाम का भी उत्पत्ति मुगल शैली से हुआ है, क्योंकि जब औरंगजेब का शासन आया तो वो बड़ा दुष्ट शासक था, तो उसके वजह से मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि एंटी हिंदू पॉलिसीज़ लेकर आए थे, या फिर उनको आर्टिशियंस या फिर कला पसंद नहीं थी, तो कला का विद्रोह करना शुरू कर दिया था, फिर कलाकार को भगाना शुरू कर दिया था, स्पॉन्सरशिप देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जितने भी कलाकार थे पटना के आसपास पहुंच गए, और वहाँ पटना कलम की उत्पत्ति हुई। इसी सब चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स की मुगल रूल इन इंडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल। मतलब जो मुगल साम्राज्य था वो इंडिया के सभी डायमेंशंस में, इंडिया को सभी डायमेंशंस में इन्फ्लुएंस किया है। कल्चर्स को भी इन्फ्लुएंस किया है, इस्लाम की स्थापना करवाया है इंडिया में, या फिर क्या कहते हैं, सोशल्स में बहुत सारे चीज़ों को दूर हटाया था उन्होंने। उसके बाद पॉलिटिकल्स का भी एक प्रकार का यूनिफिकेशंस किया इंडिया को उन्होंने। इकोनॉमिक लाइफ में भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हुई। तो उसी प्रकार पेंटिंग पे भी उनका बहुत सारा असर पड़ा। जो कल्चर्स था, एक तरह से जो हुमायूं से ही शुरू हुआ पेंटिंग का काम, उसके बाद अकबर ने किया, अकबर के बाद जहांगीर ने किया। तो जहांगीर कला को तो वह पेंटिंग का सबसे एक तरह से कहते हैं चरमोत्कर्ष पे पहुंचा हुआ था पेंटिंग्स। उसके पीरियड को गोल्डन पीरियड बोला जाता है पेंटिंग्स के लिए। फिर शाहजहाँ के पीरियड को स्थापत्य कला के लिए गोल्डन पीरियड बोला जाता है, कि शाहजहाँ ने क्योंकि बहुत सारे भवन निर्माण करवाए, ताजमहल बनवाया, उसके बाद लाल किला बनवाया, जमा मस्जिद बनवाया, इस प्रकार की काम में शाहजहाँ के जोड़ा किया गया था। उसी प्रकार मुगल इंडिया उसके बाद क्या है, बट हिस्ट्री मोस्टली इन्फ्लुएंसेस वाज आर्किटेक्चर एंड कल्चर। मुगल पीरियड का जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करने वाला पार्ट्स था वो आर्किटेक्चर एंड कल्चर्स को इन्फ्लुएंस्ड किया। एज फार एज ए कंसर्न, जहांगीर रीन वाज गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग्स। ऐसा माना जाता है कि भैया गोल्डन पीरियड जो था जहांगीर रीजन का, वो
पेंटिंग्स को माना जाता है, या फिर पेंटिंग उनसे रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलप था, या फिर अपने चरम सीमा पे पहुंच गया था, उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया गया था। मेनी इंडियन schools of paintings were flourished afterwards and they were heavily influenced by the Mughal paintings। बहुत सारे पेंटिंग्स उस समय पेंटिंग्स का उत्पत्ति हुआ, बहुत सारे पेंटिंग्स का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ मुग़ल पीरियड में। और एक तरह से कह सकते हैं मुग़ल से बहुत सारे प्रभावित भी हुए हैं। मुग़ल के जो भी पेंटिंग्स का कला था, उन्होंने बहुत सारे लोकल रीजनल पेंटिंग्स को भी प्रभावित किया, जिनका अपना कला था उनको भी प्रभावित किया। उसी में से अमोंग दीज वाज पटना क्लम पेंटिंग्स, या फिर पटना क्लम बोलते हैं, या फिर कंपनी पेंटिंग्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, क्योंकि एक कंपनी जब यहाँ यूरोपियन इंडिया में आए थे तो उनके साथ भी ये मिक्सअप हुआ, तो इसी के कारण से इनको कंपनी पेंटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि यूरोपियन का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। पटना क्लम पे यूरोपियन का भी प्रभाव पड़ा, यूरोपियन कला का भी प्रभाव पड़ा, तो इस वजह से इनको कंपनी पेंटिंग्स भी बोला जाता है। अब कैसे उत्पत्ति हुई पटना क्लम के बारे में उसको थोड़ा देखते हैं। तो इंट्रोडक्शंस था। ड्यूरिंग औरंगजेब रेन, हिंदू आर्टिशियंस ऑफ मुगल्स कोर्ट फेस प्रोसिक्यूशंस बिकॉज हिज एंटी हिंदू पॉलिसी एंड डिस्टेस्ट इन आर्ट एंड पेंटिंग्स। अब मुगल जो थे ना, एक प्रकार से ये कहा जाता है कि भैया मुगल का जो काल था ना, मुगल में जो औरंगजेब का काल था, एक बात को ध्यान रखिएगा, औरंगजेब काल में सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिशियल, औरंगजेब काल में ही मुगल के जो मुगल डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिशियल औरंगजेब के ही शासन में उनके अंदर में थे। समझ गए? हिंदू ऑफिशियल अगर सबसे ज़्यादा किसी के शासन में थे मुगल काल में, तो वो औरंगजेब के काल में ही थे। लेकिन उनको आर्ट्स एंड कला में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने जजिया भी लगा दिया था, या फिर एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारे एंटी हिंदू पॉलिसीज लेकर आए थे। तो इसी वजह से वो पेंटिंग में भी डिस्टेस्ट दिखाया, आर्ट एंड पेंटिंग्स को उन्होंने पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से आर्टिस्टियंस को स्पॉन्सर्स करना बंद कर दिया, उन पे अत्याचार भी शुरू हो गई, एट्रोसिटी शुरू हो गई। दिस आर्टिस्ट फर्स्ट शिफ्टेड टू मुर्शिदाबाद एंड बाय मिड 18th century many artists shifted to Patna under local aristocracy and started a new form of paintings known as Patna Kalam। अब पहले तो मुर्शिदाबाद शिफ्ट किए, उसके बाद मिड 18th century के आसपास वो लोग पटना शिफ्ट कर गए, और वहाँ अपना लोकल एरिस्टोक्रेसी होता है, मतलब लोकल जमींदार जो थे, जिनको राजा नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोकल छोटे छोटे राजा होते थे, छोटे छोटे जमींदार, उनके अंडर रहकर वो काम करना शुरू कर दिया। और पटना के आस पास की लोकेलिटीज़ में वो अपना फिर से मतलब काम शुरू कर दिया, पेंटिंग करना शुरू कर दिया। इस वजह से इसको पटना क्लम के नाम से जाना जाने लगा, इस वजह से इसको पटना क्लम के नाम से जाने लगा फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखिएगा। द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ दिस पेंटिंग्स वेर पटना, दानापुर और आरा। पटना के आसपास के एरिया में जो प्रिंसिपल मुख्य केंद्र था पेंटिंग का, वो पटना था, आरा था और दानापुर था। याद रखिएगा, पटना के अलावा जो आरा है, मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं भोजपुर का एरिया है, वो था, दानापुर था और पटना था। पेंटर्स ऑफ पटना क्लाम वेर सेटल्ड इन दिस एरिया ऑफ दीवान मोहल्ला। मतलब ये पटना में एक छोटा छोटा मोहल्ला है जहाँ पटना, मतलब ये पटना क्लाम के पेंटर सेटल थे। लोधी कतरा, मचरहट्टा इन पटना 1770 स्टाइल्स वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश। मतलब 1770 के आसपास वहाँ ये सब पेंटर दीवान मोहल्ला, लोधी कतरा, फिर मचरहट्टा के आसपास जाकर शिफ्ट किए और वहीं रहना शुरू कर दिए, अपना काम धंधा वहीं से शुरू करना शुरू कर दिए फ्रेंड्स। अब फिर आ गए है कि सब कुछ फेमस जो पेंटर्स थे उसके नाम्स के बारे में देखते हैं कि भैया कौन कौन समय के फेमस पेंटर्स थे। अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो, और फिर कुछ पेंटर्स का भी नाम अगर इंक्लूड करते हैं तो आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती है फ्रेंड्स। तो कुछ पेंटर्स का नाम है जिसमें सेवक राम, जयराम दास, फकीर चंद्र, झुमक लाल, नित्यानंद लाल, जुन्नी लाल, शिवलाल, महादेव लाल, उसके बाद श्याम बिहारी लाल है। फिर अमोंग दीज पेंटर्स ऑफ पटना क्लाम्स ईश्वरी प्रसाद वाज वेरी प्रोमिनेंट एंड टैलेंटेड पेंटर्स। इन सब पेंटरों में से एक ईश्वरी प्रसाद लाल जी थे, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड टैलेंटेड या फिर फेमस पेंटर्स थे, जिनको अपने कला पे या फिर जिनका कला का मतलब व्याख्यान दूर दूर तक होता था, जिनका कला दूर दूर तक फैला हुआ था, जिनके कला के बारे में दूर दूर तक के लोग जानते थे। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये तो इंट्रोडक्शंस थे फ्रेंड्स। अब मेन फीचर्स की तरफ चलते हैं कि पटना क्लम का मेन फीचर्स क्या क्या था फ्रेंड्स। मेन फीचर्स है फ्रेंड्स इसका कि पेंटर्स ड्रॉ द सीन ऑफ डेली लाइफ रेदर टू कोर्ट और रॉयल सीन्स। मतलब ये पटना क्लम जो था ना, एक तरह से कह सकते हैं लोकल फोक था फ्रेंड्स।
कि मतलब डेली बेसिस पे जो काम होता है ना, जैसे कि अब कोई रिवर से महिलाएं पानी लेकर आ रही है, धोबी घाट पे कपड़ा साफ कर रहा है, बाजार लगा हुआ है, महिलाएं मछली बेच रही है, या फिर अन्य चीज़ ठठेरा मतलब बर्तन पीट रहा है, या फिर कोई फेरी वाला मार्केट में सामान बेच रहा है, इस प्रकार की चीज़ों को मतलब लोकल चीज़ एक तरह से डेली बेसिस में जो काम हो रहा है ना, डेली लाइफ का जो दिनचर्या है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है पटना कलाम में। ये फिर कोर्ट की फीचर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया है कि चलो ठीक है राजा है, महाराजा है, या फिर उनके नर्तकी को दिखाना, इस प्रकार की इन चीज़ों में ये नहीं दिखाया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद सम एग्जाम्पल्स ऑफ देख लेते हैं क्या है। सम एग्जाम्पल्स मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेली बेसिस लाइफ के। एक वॉशरमैन वॉशिंग क्लॉथेज, बावर मतलब नाई जो होता है अपना बाल काट रहे हैं, हाट और बाजार है, लेडी फेचिंग वाटर्स फ्रॉम पॉन्ड्स मतलब महिलाएं तालाब से पानी ला रही है। देखिए कुछ तस्वीर है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ महिलाएं मछली काट रही है, यहाँ महिलाएं मतलब अन्य को साफ़ कर रही है, यहाँ हाट बाजार लगा हुआ है, यहाँ धोबी कपड़ा साफ कर रहा है, ये महिलाएं पॉन्ड से वाटर फेच कर रही है। तो इस प्रकार की कुछ लोकल तस्वीरें मैंने डाल ली, जिससे मतलब एक विजुअल इंस्पिरेशन मतलब विजुअल एक्सप्रेशन सही हो, जिस वजह से आपका विजुअल इम्पैक्ट्स की वजह से चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहे मेन फीचर्स में। अब फीचर्स क्या है फ्रेंड्स, मतलब वही फीचर्स। पेंटिंग्स वे ड्रॉन बाय द ब्रशेज ऑफ मेड ऑफ फर्स ऑफ द स्क्वायरल एंड अदर एनिमल्स। मतलब जो गिलहरी होते थे उसके पूँछ के बाल, एक तरफ बाल जो होते हैं ना पूँछ के, उसके बाल से फर्स जिसको बोलते हैं बाल बोलते हैं, उसके बाल से ब्रश बनाए जाते हैं और उसी ब्रश से पेंटिंग को ड्रॉ किया जाता था फ्रेंड्स। मतलब यहाँ एक तरह से कह सकते हैं नेचुरल ब्रशेज था एक तरह से, मतलब उसके बाल का इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई प्लास्टिक के ब्रशेज का इस्तेमाल नहीं होता था। पेंटर्स यूज ए टेक्निक जिसको कजली स्याही बोलते थे। पेंटर एक टेक्निक यूज करता था जिसको कजली स्याही बोलते थे। उस टेक्निक में क्या होता था फ्रेंड्स कि मतलब जब जैसे कि अपन मतलब अभी भी पेंटिंग जो करता है वो रंग कलर भरने से पहले उसका स्केच बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, तब कलर भरते हैं। लेकिन इस कजली स्याही में क्या था कि कोई स्केच पेंसिल से पहले नहीं ड्रॉ करता था। पहले पेन जैसे कि अब सपोज डैट कि मुझे एक फिगर्स बनाना, जैसे मुझे एक फिगर बनाना, जैसे ऐसे मतलब कुछ बना दिया हमने, तो ये एक स्केल मतलब स्केच ड्रॉ किया है। उसके बाद इसमें हमको कलर भरना है, तो चलो ये शर्ट है तो इसको शर्ट को ब्लैक कलर से करेंगे, ये हेयर है तो इसको ब्लैक कलर मतलब ऐसे कुछ कर देंगे। लेकिन पटना कलम पेंटिंग में जो कजली स्याही टेक्निक थी, उस कजली स्याही टेक्निक में ऐसा होता था कि पेंसिल से कॉन्टर्स नहीं किया जाता था, समझ गए, काउंटर्स ड्रॉ नहीं किया जाता था, मतलब जो स्ट्रक्चर होता था उसको नहीं स्केच नहीं बनाया जाता था। दे डायरेक्टली ड्रॉ विद द कलर्स एंड ब्रशेज, मतलब पेंटिंग डायरेक्टली कलर एंड ब्रशेज से ही शुरू कर देते थे, स्केच पेंसिल से नहीं बनाते थे। अगला फीचर्स क्या है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड ऑफ दिस पेंटिंग्स वेर प्लान और वाइट, दे डिडंट ड्रॉ एनी लैंडस्केप इन बैकग्राउंड। पेंटिंग का जो बैकग्राउंड था या फिर जो बैकग्राउंड हुआ करता था फ्रेंड्स, वो बिल्कुल प्लेन रखते थे, उसके पीछे कोई लैंडस्केप या फिर कोई चित्र वगैरह नहीं बनाते थे। जैसे होता ना कि पेंटिंग्स है तो उसके पीछे कोई आसमान का चित्र बना दिया, फिर समुद्र का चित्र बना दिया, बहुत सारे माउंटेन्स दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था पटना कला में। बिल्कुल पेंटिंग्स बिल्कुल प्लेन होता था, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होता था, बिल्कुल नेचुरल कलर से बनाए जाते हैं पेंटिंग फ्रेंड्स। दे ड्रॉ ए लार्ज जे ड्रॉ लार्जर देन द लाइफ टाइप ऑफ पेंटिंग्स। वो सिर्फ मतलब जीवन पे आधारित पेंटिंग को ही ड्रॉ करते थे जनरली, जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ हैं, जो डेली लाइफ में लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा ड्रॉ करते था। द एडवेंट ऑफ यूरोपियन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेड दियर पेंटिंग स्टाइल एंड दे ड्रॉ दियर पेंटिंग्स रिलेटेड टू यूरोपियन ऑल्सो। इसी वजह से इसको फ्रेंड्स कंपनी पेंटिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि यूरोपियन का जब एडवेंट मतलब यूरोपियन का आगमन जो भारत में हुआ, तो वो भी इस पेंटिंग के स्टाइल्स को इन्फ्लुएंस किया, और इन्फ्लुएंस करने के बाद जो पटना कलम के आर्टिशियंस जो थे वो भी इनके लिए पेंटिंग्स ड्रॉ किया और इनके लिए काम करना शुरू कर दिया। तो फिर पटना कलम पेंटिंग्स को कंपनी पेंटिंग्स भी कहते हैं। एक तरह से दोनों के बीच में सुपर पोजिशन हो गया। फिर कॉजेज ऑफ डिक्लिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। वो तो इंट्रोडक्शंस देख लिया हमने, फीचर्स देख लिया, अभी कॉजेज ऑफ डिक्लेशन है कि अब डिक्लाइन कैसे किया, डिक्लाइन का कारण क्या था फ्रेंड्स। अब डिक्लाइन में है फ्रेंड्स की फोटोग्राफी कम इनटू एग्जिस्ट, क्योंकि जब फोटो हो गया, अभी जैसे देखते हो ना, अभी कैमरा का प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। पहले लोगों के पास कैमरा हुआ करता था घर में, चलो ठीक है भैया कैमरा खरीदते हैं। अब लोगों के पास फ़ोन है तो लोग फ़ोटो फ़ोन में ही खींचते हैं, स्टूडियो नहीं जाते हैं, फ़ोन में ही अपना रखते हैं, क्लाउड पे स्टोरेज बना देते हैं, या फिर हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं, कहीं रख लेते हैं, लेकिन स्टूडियो बहुत कम जाते हैं। तो उसी वजह से जब फोटोग्राफी कम इनटू एग्जिस्टेंसेज,
तो जो लोकल आर्टिशियंस थे, फिर जो कलाकार थे, उनके काम उनको मिलना कम हो गया, जिसके वजह से उनको पैसा मिलना कम हो गया है, फिर एक तरह से कह सकते हैं उनका रोजी रोटी चलना बंद हो गया, तो उन लोगों ने इस काम को छोड़ दिया। पीपुल बिकम लेस इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द पेंटिंग्स एंड स्केचेज। अब कुछ लोगों की इच्छाएं भी कम होने लगी कि भैया अब हमें पेंटिंग नहीं करवाना है, क्योंकि भैया दिनचर्या धीरे धीरे जब अंग्रेज आए भारत में, तो अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं भारत में होने लगे। लोग खाने के लिए एक तरह से तरस रहे थे, तो फिर पेंटिंग कौन करवाते, कहाँ किन के पास पैसे थे जो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने शौक़ और मौज मस्ती के लिए। लैक ऑफ डिमांड फ्रॉम कस्टमर से डिमांड घट गए थे, जिसकी वजह से इसका मेन कारण एक तरह डिक्लिनेशंस का था। उसके बाद लैक ऑफ पैट्रोनेज फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, जो अंग्रेज जो था, यूरोपियन जो थे, वो लोग जो शुरू कर दिए थे भारत में शासन करना, तो वो लोग इनको पैट्रोनेजेस देना, मतलब स्पॉन्सरशिप करना बंद कर दिया था या फिर काम देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये इसका डिक्लिनेशन भी हुआ। पेंटर्स माइग्रेटेड ड्यू टू नॉट गेटिंग रिकॉग्निशन, मतलब अब कोई काम कोई कर रहा है ना, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तब अगर अब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा है कि मेरे वीडियोज़ को कोई देख नहीं रहा, या फिर मैं 200 वीडियोज़ डाल दूँ फिर भी लाइक्स नहीं आ रहे हैं, 200 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर मुझे भी अंदर से डीमोटिवेशन होगा कि भैया मेरा कोई वीडियोज़ ही नहीं देखता, तो फिर मैं क्यों बनाऊँ, क्यों इतना मेहनत करूँ अपना काम छोड़कर, या फिर अपने काम से थोड़ा सा समय निकाल कर मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ क्यों बनाऊँ। इसीलिए कोई अगर काम करता है तो उसके लिए रिकॉग्निशन उसका ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, उसका रिकॉग्निशन ज़रूरी होता है, उसको अप्लॉज करना ज़रूरी होता है, उसको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, ताकि वो अच्छे से करे, अपने काम को ढंग से करे, आपके लिए कुछ ना कुछ करे। उसी प्रकार से जो पेंटर्स थे ना, वो जब काम करते थे तो उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, जिस वजह से वो माइग्रेट कर गए। कंपटीशंस विथ मधुबनी पेंटिंग, जो मधुबनी पेंटिंग्स था वो कंपटीशन देना शुरू कर दिया, क्योंकि भैया कोई काम जब आप शुरू करोगे ना, तो वो अकेला नहीं रहता है, कोई ना कोई कंपटीटर आ ही जाता है। तो ही था कि मधुबनी पेंटिंग का कंपटीशन हो गया। तो मधुबनी पेंटिंग तो भैया वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, उसको तो प्रोटेनेज ने भी मिला, मतलब उसको स्पॉन्सरशिप भी मिला। और दूसरी बात कि भैया वो मधुबनी पेंटिंग्स तो फूड पेंटिंग है, जब फूड पेंटिंग है तो उनका जो ट्रांसफ़र जो होता है ना, मतलब एक तरह से कहते हैं कि अगर पिताजी कोई पेंटिंग कर रहा है तो अपने चिल्ड्रंस को बता देंगे, चिल्ड्रंस कर रहा है तो फर्दर अपने चिल्ड्रंस को बता देगा, मतलब वो एक तरह से इनहेरिट होते रहता है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कला ट्रांसफ़र होता है। मधुबनी पेंटिंग का एक फूड पेंटिंग है, मतलब वहाँ के लोकल रीजन्स में, मधुबनी के लोकल रीजन्स में, मिथिला के लोकल रीजन्स में किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही मेन कारण था डिक्लिनेशंस का, और ये मैंने इंट्रोडक्शंस पढ़ लिया और बॉडी पार्ट्स पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स जब आप आंसर्स लिखोगे तो आंसर्स बिल्कुल पॉइंट फॉर्मेट्स में लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट फॉर्मेट्स में ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि भैया एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक के आंसर्स का पैराग्राफ पढ़े और हर एक के लिए अपना समय निकाले। अगर आप पॉइंट्स फॉर्मेट्स में आंसर्स को लिखते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हैं। इसी तरह मतलब पहले इंट्रोडक्शंस लिखेंगे, फिर बॉडी पार्ट्स लिखेंगे, फिर बॉडी पार्ट्स में फीचर्स लिखेंगे, फिर मतलब कारण फॉर डिक्लिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। किसी भी आंसर्स को क्लोज करना जरूरी होता है, तो कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स डालेंगे फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अगर क्रिटिक्स भी करेंगे या फिर क्रिटिसाइज भी आप करेंगे तो फाइनली आप उसको पॉजिटिव वे में ही क्रिटिसाइज कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर आऊँ। मैं अगले वीडियो में आता हूँ फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।